कहा जाता है कि युद्ध जब थमता है तो हिसाब की डायरी खुलती है। ईरान इस वक्त वही डायरी लेकर दुनिया की दहलीज पर खड़ा है। ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमा मुहज्जरानी ने तबाही का एक खौफनाक आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि शुरुआती अनुमानों के मुताबिक हमलों ने ईरान को करीब 270 अरब डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी चोट दी है। ईरान के सेंट्रल बैंक की माने तो इस मलबे से उबरने में उन्हें 12 साल लगेंगे, लेकिन तेहरान अब इस बर्बादी का बिल अपने ही पड़ोसियों सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन के नाम पर फाड़ रहा है। आरोप है कि इन देशों ने अपना आसमान इजरायली और अमेरिकी जेट्स के लिए खोलकर इस आक्रामकता में पार्टनरशिप की है। युद्ध में हार जाने की हालांकि ये मांग नई नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ये बोझ कितना भारी हो सकता है। सबसे बड़ी मिसाल जर्मनी की है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में हुई वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर 132 अरब गोल्ड मार्क्स का हर्जाना थोपा गया था, और ये कर्ज कितना कमर तोड़ था कि 2 विश्व युद्ध बीत गए, देश 2 हिस्सों में बटा और फिर वापस एक हो गया, लेकिन जर्मनी का पीछा नहीं छूटा। जर्मनी को उस युद्ध का हर्जाना चुकाने में पूरे 92 साल लगे और आखिरी किश्त 3 अक्टूबर 2010 को पूरी हुई। 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कुवैत को 52 अरब डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसकी आखिरी किश्त इराक ने साल 2022 में पूरी की। ईरान इसी ऐतिहासिक नजीर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दम पर अब 5 अरब देशों को घेर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में तेहरान ने साफ कहा है कि हमलावरों की मदद करने वाले ये देश अब सेल्फ डिफेंस का अधिकार खो चुके हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या ये 5 देश ईरान की तबाही का हर्जाना भरेंगे, या मिडिल ईस्ट में मुआवजे की ये जंग एक नए बारूद का ढेर तैयार कर रही है? खाड़ी पर ईरान का ऑपरेशन लगान क्या है? तेहरान की हिट लिस्ट में खाड़ी के 5 मुल्क कौन हैं? क्या ईरान का प्लान वसूली महाधमाके की वजह बनेगा? इन सवालों के बीच बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल से दुनिया की बेचैनी बढ़ाने वाली तस्वीरें आईं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद एक साथ बीजिंग में शी जिनपिंग के दरबार पहुंचे। ये तस्वीरें भर नहीं थीं, पूरी दुनिया को संदेश था। खाड़ी मुल्कों के 2 ताकतवर शहजादे जब शी जिनपिंग से मिले तो दुनिया समझ गई कि अब खेल बड़ा होने वाला है। पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज में बढ़ते तनाव पर अपनी चुप्पी तोड़ी। जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि खाड़ी में लगी आग अगर नहीं बुझी तो इसकी लपटें ग्लोबल इकोनॉमी को झुलसा देंगी। संयुक्त अरब अमीरात चीन का एक व्यापक रणनीतिक साझेदार है। चीन ने हमेशा से ही चीन संयुक्त अरब अमीरात संबंधों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। आज दुनिया, हमारा समय और इतिहास अभूतपूर्व रूप से बदल रहे हैं। मानवता को शांति और युद्ध, एकता और टकराव तथा विकास और पतन के बीच एक ऐतिहासिक चुनाव करना है। इस संघर्ष ने संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी देशों को भी प्रभावित किया है। चीन के ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। हम चाहते हैं देशों की संप्रभुता का हो सम्मान। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जारी रहनी चाहिए और अमेरिका को ईरान से अपनी दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। चीन का इस जंग में कूदना इत्तेफाक नहीं है। बीजिंग जानता है कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो उसकी अपनी पावर सप्लाई ठप हो जाएगी। इसीलिए जिनपिंग ने खाड़ी के सुल्तानों को अपने पास बुलाया। चीन का रुख साफ है, खाड़ी के साथ उसे ईरान की भी फिक्र है। उधर तेहरान का पारा 7वें आसमान पर है। ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, विश्वासघात। आरोप है कि अमेरिका ने शांति का चोला पहनकर पीठ में छुरा घोंपा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत की मेज नहीं बल्कि हिसाब किताब का वक्त है।
अमेरिकियों के साथ बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमले न करने के वादे से हमें धोखा दिया है और बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के बावजूद उन्होंने हम पर हमले करने का फैसला किया है। ये अनुभव बेहद कड़वा है। हमारा विश्वास अमेरिका पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्षेत्रीय युद्ध ने कूटनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने एक नई हिट लिस्ट जारी की है। खाड़ी के 5 देशों को आक्रामकता को बढ़ावा देने का जिम्मेदार ठहराते हुए ईरान ने हुंकार भरी है। ईरान कहता है हमें नुकसान पहुंचाया है, अब हर जाना दो। ईरान का दावा है कि इन मुल्कों ने न सिर्फ पाबंदियां लगाई बल्कि हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA का दावा है कि ईरानी सरकार ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर, UAE और जॉर्डन को उन देशों के रूप में चिन्हित किया है जिन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामकता को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। ईरान इन 5 मुल्कों से नुकसान की भरपाई चाहता है। उधर तेहरान की वसूली वाले फॉर्मूले पर कतर से रिएक्शन आया। कतर ने क्लियर कर दिया कि जंग हमने नहीं छेड़ी तो भरपाई क्यों करें। हमारे देश पर हमले जारी रहे और युद्ध विराम के बाद ही रुके। इस मामले में किसी भी प्रकार की वित्तीय चर्चा का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये कहना कि इन हमलों को वित्तीय कारणों से रोका गया पूरी तरह से झूठ है और ये महज मेरे देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश है। रहा सवाल ईरान के नुकसान की भरपाई करने का, तो हमने उस युद्ध पर नहीं थोपा। पाकिस्तान में पीस डील पर बात नहीं बनी। प्रेसिडेंट ट्रंप के हॉर्मुज में नाकेबंदी के फैसले से ईरान की ट्रेड लाइफलाइन पर संकट गहरा गया। अब रही बात ईरान के नुकसान की, तो उसके आंकड़े भी जान लीजिए, जिससे ईरान की बेचैनी का अंदाजा हो जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हॉर्मुज ब्लॉक होने की वजह से ईरान को रोजाना 4081 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ईरान के कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल्स का निर्यात, जो खास तौर से चीन को जाता था, उसका 45 से 50% हिस्सा अब पूरी तरह अधर में है। ईरान ने पहले ही करीब 154 मिलियन बैरल तेल जहाजों में भरकर समुद्र में खड़ा कर रखा है, जिसे वो बेच नहीं पा रहा है। ईरान ने नुकसान की भरपाई के लिए जिन खाड़ी मुल्कों की लिस्ट रिलीज की है, उसके समर्थन में भी आवाजें उठने लगी हैं। जिस तरह रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, वैसी ही सजा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मिलनी चाहिए। जहां तक युद्ध में हुए नुकसान और हर्जाने का सवाल है, तो ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा बातचीत या संघर्ष विराम से नहीं मिलेगा। ईरान को अपने नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए खुद कार्रवाई करनी होगी। बीजिंग की मुलाकातों से लेकर तेहरान की धमकियों तक हॉर्मुज का ये कुरुक्षेत्र अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ महाशक्तियां अपनी युद्ध नीति को धार लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान नुकसान की भरपाई चाह रहा है। अब सवाल है कि क्या कूटनीति इस महायुद्ध को टाल पाएगी या फिर इतिहास एक नए विनाश का गवाह बनेगा। युद्ध के नुकसान, तकलीफ और कूटनीतिक दबावों और नतीजों की बात इस वक्त पूरी दुनिया और मीडिया कवरेज में हर जगह है। लेकिन कचहरी में मैं आपके सामने युद्ध से छलनी हो जाने वाले उस मानवीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू की फाइल खोलूंगी जो बम, मिसाइल और हॉर्मुज ब्लॉकेड में कहीं खो गया है, लेकिन ग्लोबल होती लोकल दुनिया का सबसे जरूरी पहलू है ये। क्या आपको पता है मिडिल ईस्ट का पेरिस किसे कहा जाता था? एक ऐसा देश जिसकी राजधानी बेरूत अपनी चकाचौंध फैशन और शानदार यूरोपीय वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर देखी जाती थी। लेबनान, वो देश जिसने दुनिया को पहली लिपि दी और जिसे अपनी उदार संस्कृति, आजाद ख्याली और बेहतरीन शिक्षा केंद्रों की वजह से पूरे अरब जगत का लाइट हाउस कहा जाता था। दुनिया आज जिसे हेल्दी डाइट कहकर अपना रही है, लेबनान तो उसे सदियों से जी रहा है। यहाँ का रेशमी हमस, कुरकुरा फलाफेल और वो मशहूर तबूले सैलेड, ये सिर्फ व्यंजन नहीं है, ये लेबनान की रूह है। यहाँ की गलियों में मिलने वाला शवारमा और मीठे में बकलावा का वो स्वाद जिसने भी चखा, वो लेबनान का मुरीद हो गया। आज भारत में भी आई एम श्योर आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन ऐप से बड़े चाव से ये सब ऑर्डर करते होंगे। लेकिन आज उन्हीं खुशबूदार रसोइयों और जैतून के बागानों की जगह बारूद की कड़वाहट ने ले ली है। जिस देश ने दुनिया को अक्षर दिए,
आज वो अपनी पहचान बचाने के लिए तड़प रहा है। भूमध्य सागर के किनारे बसा ये खूबसूरत मुल्क, जिसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहते हैं, आज इजरायली मिसाइलों के धुएं में कहीं खो गया है। लेबनान की ये भौगोलिक स्थिति ही आज उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। युद्ध के मसलों में 6000 साल पुरानी सभ्यता को जमींदोज कर देंगे, ये धमकियां आपने बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों में सुनी होंगी। लेकिन मैं आज आपको वॉर जोन के उस सिरे पर ले जा रही हूं जहां हमलों के लगातार सिलसिले ने सीज फायर को भी डीरेल कर दिया है। वॉर जोन से नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। लेबनान में पिछले करीब 1.5 महीने से इजरायली बारूद बरस रहा है। बेरूत शहर के साथ दक्षिणी लेबनान का बड़ा हिस्सा दहल रहा है। इमारतें मिसाइलों के हमलों में गिर चुकी हैं, मलबे का अंबार लगा है। ये दक्षिणी लेबनान का नबातीय शहर है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ तबाही दिख रही है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस वक्त मैं हूँ नाबातीर में, जो इजराइल लेबनान बॉर्डर पे टाउन है, और इस यहाँ हर जगह जंग की बदतरीन तबाहकारी की दास्तान बता रही हैं। यह है सिविल डिफेंस का ऑफिस, जिससे बमबारी में ख़त्म कर दिया गया है। ये पूरा यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, ये थी सिविल डिफेंस की ये बिल्डिंग। इसको कैसे बमबारी में ख़त्म किया गया है। हमें बताया गया कि सिर्फ कुछ ही मिनट दिए गए, इवैक्यूएट करो, यहाँ से चले जाओ, और उसके बाद बमबारी हुई। 11 लोग जो सिविल डिफेंस के हैं वो इसमें जख्मी हुए थे, भागते भागते बच गए। ये है गाड़ियों की हालत यहाँ, ये देख लीजिए, ये है रैकेज गाड़ियों की। जहाँ जिस तरफ आप देखोगे तबाही का मंजर यहाँ ही दिखाई दे रहा है। नबातिया पूरी तरह खाली है। ये घोस्ट टाउन जैसा लग रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ लोग रहते थे, अब जली हुई गाड़ियां, टूटे घर दिख रहे हैं। ये जो पीछे पहाड़ है तो उसके पीछे इजराइल है, तो बिल्कुल साथ है पैलेस्टीनियन बॉर्डर और इजरायली बॉर्डर। यहाँ नाबातीर में किसी को मालूम नहीं कि अगले जो बमबारी कब होगी, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इस शहर में पहले ही हिजबुल्लाह इजराइल ने जो इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए हैं और सभी लोग यहाँ से भागे हैं। अगर आप किसी को देखोगे यहाँ तो वो हिजबुल्लाह का ही फाइटर होगा कोई। और उन्होंने एक मोज़ैक जो डिफेंस स्ट्रेटजी इख्तियार की है, गोरेला वारफेयर, और अपने फॉर्मेशन को वो मुख्तलिफ यूनिटों में बांटा है, जो जोग्राफी के हिसाब से, क्योंकि ये जंगल का भी इलाका है। और इसमें आपको दिखाऊं, यहाँ तबाही जिस साइड आप देखोगे, जली हुई गाड़ियाँ पूरे रास्ते में। यहाँ किसी आम नागरिक को देख नहीं है, क्योंकि सभी लोग यहाँ से भागे हैं इवैक्यूएशन ऑर्डर के बाद डर की वजह से। ये देख लीजिए यहाँ ये गाड़ियाँ, क्या हालत हुई है इनकी। दक्षिणी लेबनान का नबातीय शहर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इजरायली सेना ने यहाँ कई हवाई हमले किए और जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। नाबातीर अपनी तबाही का मंजर बयान कर रहा है। एक तरफ इजराइल इससे कब्जा करना चाहता है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो फाइटर हैं वो अभी भी बदस्तूर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये बिल्कुल एक गोस्ट टाउन है, जहां कोई जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हर तरफ जंग और बमों का खौफ मंडला रहा है, और किसी को मालूम नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। मुश्किल हालात हैं, लोग पहले ही अपने घर बार छोड़ के भागे हैं, और यहाँ सिर्फ अगर दिखाई दे रहा है वो तबाही का मंजर। दक्षिणी लेबनान से लगती उत्तरी इजराइल की सीमा है। यहाँ के इलाकों पर हिजबुल्लाह रॉकेट से हमले कर रहा है। हमारी टीम कारमिल के इलाके में थी, जहाँ एक बड़ा रॉकेट हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय मेरे पीछे
धुआं उठता हुआ है। ये फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पे हिजबुल्लाह का रॉकेट जो है आके हिट किया। आग की लपटें आप देख सकते हैं, जैसे आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आग को बुझाने की पूरी कोशिश, ये हकीकत है नॉर्दर्न इजराइल की। ये एरिया जो है थोड़ी देर पहले करमिल का एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर पहले सायरन की आवाज सुनाई थी, उसके बाद 2 धमाके सुनाई दिए। हमने देखा कि रॉकेट जो था आसमान में दिखा, ये मालूम नहीं है कि क्या था उसके अंदर, ये क्लस्टर बॉम्ब थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे आग लग गई है। और अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी आ रही है और उसके साथ साथ आग बुझाने की पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है स्पॉट पर कुछ लोग हैं, आग को बुझाने की पूरी कोशिश करें। आग की लपटें ये हकीकत बयान करती है नॉर्दर्न इजराइल का कि नॉर्दर्न इजराइल में इस समय स्थिति कैसी है। चाहे सीज फायर जरूर बाकी हिस्सों में होगा, लेकिन नॉर्दर्न इजराइल में कभी भी सीज फायर नहीं होता। और करमिल का वही इलाका है जहाँ पे आईडीएफ पिछले 2 दिनों से यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज जो आज सुबह से शुरू हुई है कल तक चलती रहेगी। लगता है कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज को टारगेट करने का प्लान था हिजबुल्लाह का। यही एक वजह है कि उन्होंने रॉकेट यहाँ पे फेंके। अभी तक ऑफिशियल वर्जन तो इसके बारे में आया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें सारी हकीकत बयान करती है कि किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं। टेंशन का माहौल बना हुआ है। जब रॉकेट फटता है उसके बाद हमने देखा लोग जो थे सिर्फ शेल्टर की ओर चले गए और लगातार ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील की हैं, जहां इजरायली सेना का ऑपरेशन चल रहा है। आईडीएफ के सैनिक पूरे हथियारों के साथ तलाशी ले रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कुछ इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। इजराइल की ये कोशिश है कि वो दक्षिणी लेबनान से लगने वाली सीमा पर एक बड़ा सिक्योरिटी जोन बना डाले। दक्षिणी लेबनान में टायर शहर के पास ये तबनीम का इलाका है। यहाँ एक बड़े हमले में अस्पताल तबाह हो गया है। बेरूत के पास दहिये में हमारी मुलाकात 70 साल के शेख मूसा से हुई। ये लेबनान के जाने माने गोल्फर रहे हैं। इजराइल के हमलों में इनका शहर तबाह हो गया है, लेकिन ये इसे छोड़कर नहीं गए। इस घर में इनकी यादें बसी हैं। कई बार ये बमबारी का शिकार हुआ, लेकिन शेख मूसा अपना घर छोड़कर नहीं गए। शेख मूसा, who despite war, bombing, one man in 7 lakh population who has chosen to stay back in his home. And he's the, you want to... In 89, he come bomb my house here. Who? He come bomb 89. Who bomb? Yes, big one. He come my house. Okay. My father, Jarrah. He was injured? Yes, Jarrah. Now he's dead. Okay, okay. So your house was... But that time also you did not leave the house? No, I don't live here. So in all the wars, when everybody is leaving home, you are not leaving? No. This is amazing. And since 82, there have been 6 wars and 6 major attacks, bombing of Israel on Beirut. And here is one man who has never left his home amid all the bombing and saying he can't leave his memories. His memories are here with this house and there's a lot. शेख मूसा का कहना है कि उन्हें ऊपर वाले पर भरोसा है और बमों से डर नहीं लगता। वो बमबारी और बर्बादी के बीच अपनी यादों को समेटे अपने घर में रहते हैं। इजराइल से प्रदीप दत्ता और लेबनान से नजीर मसूदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।